आज हम लोग जो है बिहार का इतिहास शुरू कर रहे हैं और बिहार के इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग प्राचीन बिहार से और ये अंत कर देंगे। तो जानकारी कहाँ से मिलता है? पुरातात्विक स्रोत से। बिहार का इतिहास का जानकारी पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। बिहार में पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, बिहार में पाषाणकालीन स्थल से पुरातत्व स्रोत मिलता है, जिससे हमको बिहार का इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये देखिए पुरातात्विक स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ था, यानी बिहार में पाषाणकालीन स्थल कौन कौन सा है? तो मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर और सतुआर। ठीक है, तो बिहार में पाषाणकालीन स्थल 5 है। मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर, सतुआर। ठीक है, तो देखिए मुंगेर जो है पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है। मुंगेर से क्या प्राप्त हुआ है? पुरान पाषाणकाल, हाँ, मध्य पाषाणकालीन औजार। पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ मुंगेर से। औजार कहाँ से प्राप्त हुआ? मुंगेर से। ठीक है, और चिरांद जो है ये किस जिला में पड़ता है? तो सारण जिला में। चिरांद सारण जिला में है और ये नवपाषाण तथा ताम्र पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चिरांद से भी औजार प्राप्त हुआ है, लेकिन नवपाषाण और ताम्रपाषाणकालीन औजार। ठीक है, चेचर बताइए, चेचर किस जिला में है? वैशाली जिला में। चेचर जो है वैशाली जिला में है और यहाँ से नवपाषाण और ताम्रपाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाँ, तो चेचर वैशाली जिला में है, जहाँ से नवपाषाण और ताम्रपाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक है मनेर जो है किस जिला में पड़ता है? तो मनेर पटना जिला में। पटना जिला में है और यहाँ से भी नवपाषाण और ताम्रपाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है। उसके बाद है सतुआर। तो सतुआर किस जिला में है? रोहतास जिला में। सतुआर रोहतास जिला में है और यहाँ से भी नवपाषाण और ताम्रपाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा सतुआर किस जिला में है? तो सतुआर रोहतास जिला में है। मनेर किस जिला में है? पटना में। मनेर पटना जिला में है। चेचर किस जिला में है? वैशाली। चेचर वैशाली में। और चिरांद सारण। चिरांद सारण। ठीक है, और ये 5 स्थल जो हैं बिहार के पाषाणकालीन स्थल, 5 जगह से औजार प्राप्त हुआ। एक याद रखिएगा, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण वाला जगह मुंगेर, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। बाकी 4 को जो बच रहा है चिरांद, चेचर, मनेर, सतुआर, नवपाषाण और ताम्रपाषाण औजार प्राप्त हुआ है। नवपाषाण और ताम्रपाषाण, केवल मुंगेर से पूरा पाषाण और मध्य पाषाण वाला औजार। ठीक है, आगे आइए। वैदिक काल, बिहार में जो वैदिक काल चला था, सुनिए, आर्य द्वारा स्थापित सभ्यता को क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्य द्वारा स्थापित सभ्यता वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक सभ्यता का विचार जो है बिहार क्षेत्र में नहीं फैला हुआ था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार किस नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था? तो गंडक नदी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, जैसे वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटा हुआ था, एक को ऋग वैदिक और एक को उत्तर वैदिक बोलते हैं। ठीक है, ऋग वैदिक को ही पूर्व वैदिक बोलते हैं। तो ऋग वेद का चर्चा जो है बिहार में नहीं था, ऋग वैदिक बिहार में नहीं था फैला हुआ। उत्तर वैदिक जो है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार
गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ब्राह्मण बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है। बिहार की चर्चा किस रूप में? विदेह के रूप में। विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। विदेह जो है तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। तो बिहार का वर्णन किस रूप में? विदेह के रूप में। किस रूप में? विदेह के रूप विदेह के रूप में। और विदेह में तिरहुत और मिथिला क्षेत्र का वर्णन दर्शाता है। आगे आइए, ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया? तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं ब्रात शब्द से संबोधित किया गया। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं ब्रात, कीकट और ब्रात शब्द से संबोधित किया गया। बराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया। बराह पुराण में कीकट को क्या कहा गया? अपवित्र प्रदेश। अपवित्र प्रदेश कहा गया। ठीक है। उसके बाद आइए महाजन पद काल जो कि बिहार में फैला हुआ था, और टोटल 16 महाजन पद होता है। तो कितने महाजन पद जो थे बिहार में थे? 3। हाँ, तो महाजन पद काल सुनिए, इसका उदय कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। महाजन पद काल का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कितना महाजन पद टोटल था भारत में? 16 महाजन पद था। और 16 महाजन पद के बारे में जानकारी किस में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है। बिहार में कितने महाजन पद थे? 3 महाजन पद। भारत में टोटल 16 महाजन पद, लेकिन बिहार में केवल कितना महाजन पद? 3 महाजन पद। 3 महाजन पद कौन कौन थे? तो एक था बज्जी, मगध और एक क्या है? अंग। बज्जी, मगध और अंग। ठीक है। बज्जी को ही लिच्छवी महाजन पद बोलते हैं। बज्जी को ही लिच्छवी। तो याद रखिएगा, बज्जी, मगध और अंग। बज्जी का राजधानी क्या था? वैशाली। बज्जी का वैशाली। अब मगध का राजधानी राजगिर। हाँ, राजगीर। और अंग का राजधानी चंपा। अंग का राजधानी चंपा। हाँ, तो वैशाली जो था कहाँ तक फैला हुआ था? वैशाली और मुजफ्फरपुर। वैशाली और मुजफ्फरपुर। और वहीं राजगीर जो राजधानी था वो कहाँ तक था? मगध जो है कहाँ तक फैला हुआ था? तो पटना, गया, नालंदा। ठीक है। हाँ, अब वज्जी महाजन पद कहाँ तक फैला हुआ था? तो वैशाली और मुजफ्फरपुर। हाँ, अब मगध, पटना, गया, नालंदा। और अंग जो था फैला हुआ महाजन पद भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र। ठीक है। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध एवं अंग महाजन पद का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। मगध एवं अंग महाजन पद का सर्वप्रथम वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो ये था बिहार का प्राचीन इतिहास था। ठीक है। और देखिए इसमें मध्यकालीन इतिहास क्या चला है। तो तुर्क शासन में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को। हाँ, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है। बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय उत्तर बिहार में बताइए किसका शासन था? कर्नाट वंश। बख्तियार खिलजी जब बिहार पे आक्रमण किए थे तो बिहार पे किसका शासन था? कर्नाट वंश का शासन था। किसका? कर्नाट वंश। बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता
महत्वपूर्ण सफलता जो मिली थी, कौन सा हिस्सा को जीता था? ओदंतपुरी बिहार। उदयपुर बिहार। हाँ, जो कि कहाँ पड़ता है? नालंदा में। बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार शरीफ। तो बख्तियार खिलजी की महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार की विजय थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन सा जगह को जीता था? ओदंतपुरी बिहार। ओदंतपुरी बिहार जो कि कहाँ पड़ता था? बिहार शरीफ में। बख्तियार खिलजी ओदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी जो है ओदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या किया? नष्ट कर दिया। नष्ट किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर आक्रमण किया उस समय बंगाल के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन थे। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर आक्रमण किए तो बंगाल का शासक लक्ष्मण से, और जब बिहार पर आक्रमण किए तो बिहार पे किसका शासन था? कर्नाट वंश। ठीक है, और बंगाल पर लक्ष्मण सेन। खिलजी ने इस प्रकार 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया, जो कि बंगाल का हिस्सा है, नदिया पर चढ़ाई कर लखनऊती को अपना राजधानी बना लिया था। बख्तियार खिलजी जो है बंगाल पर आक्रमण किया था, वहाँ का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। अब 1203 से 1204 में नदिया, बंगाल का एक जगह था नदिया पर चढ़ाई कर लखनऊती को अपना राजधानी बना लिया। किसको राजधानी बनाया? लखनऊती को। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी तथा इसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। तो बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया? अली मर्दान। ठीक है, बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान ने किया और इसके शव को कहाँ दफनाया गया? बिहार शरीफ। हाँ, बिहार शरीफ के इमादपुर में इसको दफनाया गया। ठीक है, अब सुनिए, मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के समय तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र में किस वंश का उदय हुआ? कर्नाट वंश का उदय हुआ। ठीक है, पाल वंश के पतन के समय तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में कौन सा वंश का उदय हुआ? कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन हैं? नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। कर्नाट वंश की राजधानी बताइए? तो सिमरावगढ़। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़। और संस्थापक कौन है? नान्यदेव। हाँ, संस्थापक नान्यदेव और राजधानी सिमरावगढ़। ठीक है, जो कि वर्तमान में वो अभी नेपाल में पड़ता है। सिमरावगढ़ कहाँ पड़ता है? नेपाल में। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? नरसिंह देव। याद रखिएगा। हाँ, ठीक है, बख्तियार खिलजी जब बिहार पे आक्रमण किया था तो कर्नाट वंश के शासक कौन थे? नरसिंह देव। ठीक है, कर्नाट वंश के नरसिंह देव। और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन? नान्यदेव। ठीक है, कर्नाट वंश पर विजय हासिल गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के क्रम में किया। कर्नाट वंश पर विजय हासिल किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। कर्नाट वंश पर विजय किसने हासिल किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, तो गयासुद्दीन ऐबक के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? हरि सिंह देव। हाँ, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव। ठीक है, और यह इस वंश का अंतिम शासक, याद रखिएगा, कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव। ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव। तो याद रखना है, बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था तो शासक कौन था? नरसिंह देव। और जब गयासुद्दीन ऐबक ने जब आक्रमण किया था तब शासक कौन था? हरि सिंह देव। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान ही हुआ। मैथिली भाषा का विकास जो हुआ किस वंश के समय में हुआ? कर्नाट वंश के समय में हुआ। ठीक है, उसके बाद आइए
सल्तनत काल में बिहार, इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया और उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया। ठीक है, तो इल्तुतमिश याद रखिएगा, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। ठीक है, सल्तनत काल में अगर बिहार पे कोई आक्रमण किया तो कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, और तुर्क शासक में बात करें तो बख्तियार खिलजी और एक और कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में बिहार पर आक्रमण कौन किया था? इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। अब 1225 में बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया था। 1225 में बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी का नियुक्ति किया। किसका नियुक्त किया? मलिक जानी। तो इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में किसको नियुक्त किया? मलिक जानी। किसको किया? मलिक जानी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बताइए। बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज-ए-सिराज की रचना किसने किया? मिन्हाज-ए-सिराज की रचना तबकात-ए-नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। मिन्हाज-ए-सिराज की किताब का नाम है। मिन्हाज-ए-सिराज के लेखक कौन है? तबकात-ए-नासिरी। ठीक है, मिन्हाज-ए-सिराज की रचना है तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी किताब है। तो तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन है? मिन्हाज-ए-सिराज। तबकात-ए-नासिरी के लेखक मिन्हाज-ए-सिराज। और तबकात-ए-नासिरी बुक में क्या मिलता है? बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बिहार नाम का उल्लेख किस में मिलता है? तबकात-ए-नासिरी में मिलता है, जिसका लेखक है मिन्हाज-ए-सिराज। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया। ठीक है, सिकंदर लोदी ने बिहार में किसको अपना प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया? दरिया खान नुहानी को। सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया। ठीक है, किसको नियुक्त किया? दरिया खान नुहानी को। हाँ, वही इल्तुतमिश की बात करें तो किसको नियुक्त किया था सूबेदार के रूप में? मलिक जानी। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को नियुक्त किया और सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को। ठीक है, उसके बाद आइए शेरशाह का जन्म बताइए बिहार में कब हुआ था? 1486 में। शेरशाह का जन्म कब हुआ? 1486 में। पिता का नाम बताइए शेरशाह सूरी के? हसन खान। शेरशाह सूरी के पिता का नाम? हसन खान। हसन खान सासाराम के जमींदार थे। हसन खान सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम बताइए? फरीद खान। शेरशाह के बचपन का नाम? फरीद खान। बहार खान नुहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। बहार खान नुहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। तो याद रखिएगा, फरीद खान को शेर खान की उपाधि, मतलब शेरशाह को शेर खान की उपाधि किसने दिया? बहार खान नुहानी। ठीक है, शेर खान की उपाधि किसने दिया? बहार खान नुहानी ने। शेरशाह सूरी ने बहार खान नुहानी की विधवा दुदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, शेर खान की उपाधि किसने दिया? बहार खान नुहानी। ठीक है, और बहार खान नुहानी की विधवा जो थी दुदू बेगम से विवाह कर लिए थे कौन? शेरशाह सूरी। अब बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिए थे। चौसा का युद्ध बताइए कब हुआ था? तो चौसा 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था
और इसमें विजय कौन हुआ? शेर शाह सूरी। ठीक है, तो चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी विजय रहा। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये कब हुआ था? 1540 में। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540, ये भी किसके बीच हुआ? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। जीता कौन? शेर शाह सूरी। तो याद रखिएगा, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध दोनों में शेर शाह सूरी जीता है। शेर शाह सूरी ने पटना दुर्ग का निर्माण कब करवाया? 1541 में। 1541 शेर शाह सूरी ने पटना दुर्ग का निर्माण 1541 में किया तथा पटना को बिहार की राजधानी किया। पटना को बिहार का राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख़-ए-दाऊदी में मिलता है। तारीख़-ए-दाऊदी में। ठीक है, तो पटना को बिहार की राजधानी बनाया और इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख़-ए-दाऊदी में मिलता है। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। तो मकबरा का निर्माण बिहार में किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। मकबरा का निर्माण का प्रारंभ शेर शाह सूरी ने। मकबरा को पूर्ण किसने किया? तो शेर शाह के पुत्र थे इस्लाम शाह। हाँ, तो मकबरा को पूर्ण करवाया शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने। यह मकबरा आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, तो मकबरा का आकार कैसा था? अष्टकोणीय। और ये किस पत्थर का बना था? लाल बलुआ पत्थर। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। एक तो पटना किला बनवाया और एक रोहतास किला। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई। इसे बाद में अकबर ने भी अपनाया। ठीक है, जब्ती प्रणाली किसने चलाया? शेर शाह सूरी ने। जब्ती प्रणाली शेर शाह सूरी, और इसको बाद में किसने अपनाया? अकबर ने। शेर शाह सूरी शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। ठीक है, शेर शाह सूरी जो है शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। ठीक है, तो याद रखिएगा, शेर शाह सूरी शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने करवाया। शेर शाह सूरी का मृत्यु बताइए कब और किस अभियान के दौरान हो गया? तो शेर शाह सूरी का मृत्यु कलिंजर अभियान के दौरान 1545 में हो गया। शेर शाह सूरी का मृत्यु कब हो गया? 1545 में हो गया, और ये कलिंजर अभियान के दौरान हो गया। किस अभियान के दौरान हो गया? कलिंजर अभियान के दौरान हो गया। ठीक है, अब सुनिए, शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद तथा 1555 ईस्वी में मच्छीबाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध के बाद सूर्यवंश का अंत हो गया। ठीक है, सूर्यवंश का अंत हो गया। अब पुनः मुगल वंश की स्थापना हुआ। किस वंश का? मुगल वंश का। तो याद रखिएगा, शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद तथा 1555 में हुआ था मच्छीबाड़ा युद्ध। याद रखिएगा, मच्छीबाड़ा युद्ध कब हुआ? 1555 में। हाँ, मच्छीबाड़ा युद्ध एवं सरहिंद युद्ध दोनों 1555 में। और इसी युद्ध के बाद सूर्यवंश का अंत हो गया, और सूर्यवंश के बाद कौन सा वंश आ गया? मुगल वंश। ठीक है, तो मुगल वंश सुनिए बिहार में क्या स्थिति रहा। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताजा खान करारनी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ठीक है, दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताजा खान करारनी
के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ठीक है, बिहार में क्या गठन हुआ? एक अफगान राज्य का गठन हुआ, जो किसने किया? ताजा खान करारनी ने। ठीक है, जो कि मुगल वंश के थे। ताजा खान करारनी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई। कौन सा नीति? सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खान करानी ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ताजा खान करानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र, ताजा खान करानी के पुत्र कौन था? दाऊद खान करानी, हाँ, ने इस नीति का विरोध किया। इसलिए अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। अब 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खान को पटना से भागना पड़ा। ठीक है, दाऊद खान को पटना छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अकबर जब आक्रमण किया था बिहार पे, तो किसका शासन, मतलब किसका शासन था? तो दाऊद खान, और दाऊद खान जो अपना पटना छोड़ के उसको भागना पड़ा। ठीक है, तो अकबर ने बिहार में जब आक्रमण कब किए थे? 1576 में, 1576 में। और पटना से कौन भागे थे? दाऊद खान। दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक था। ठीक है, 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर ने किसको बिहार का गवर्नर बनाया? मुनीम खान। मुनीम खान को बिहार का गवर्नर बनाया। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। मान सिंह जो अकबर के नौरत्न में थे, हाँ, तो उसके समय में बताइए राजधानी क्या बनाया गया था? रोहतास को राजधानी बनाया। तो याद रखिएगा, मान सिंह यानी अकबर के समय में रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। ठीक है, जहांगीर ने 1621 में, कब बनाया? 1621। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का प्रांतपति बनाया। ठीक है, जहांगीर ने किसको बनाया? राजकुमार परवेज को। जहांगीर ने राजकुमार परवेज को, और औरंगजेब ने राजकुमार अजीम, अपने पोता था उसका, राजकुमार अजीम को बिहार का प्रांतपति बनाया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। अजीम ने यानी राजकुमार अजीम ने पटना का नाम क्या रखा? अजीमाबाद। पहला मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पहला मुगल शासक की बात करें, ये पहला कौन से मुगल शासक थे जो कि पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया? फर्रुखसियर जो है पटना में अपना राज्याभिषेक कराया। कब कराया? 1713 में। 1713 में। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ये भी मुगल शासक हैं, लेकिन उसके बाद, ठीक है, फर्रुखसियर के बाद। तो शाह आलम द्वितीय का भी राज्याभिषेक 1761 में कहाँ हुआ? पटना में। लेकिन पहला नाम आएगा तो फर्रुखसियर, जिसका पटना में राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खान गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खान को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। तो याद रखिएगा
बिहार का उप सूबेदार अली बर्दी खान गिरिया के युद्ध 1740 में सरफराज खान को पराजित किया। किसको पराजित किया? सरफराज खान को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, उसके बाद आइए सिख धर्म। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, बताइए इनका जन्म कब हुआ? 1666 में। गुरु गोविंद सिंह के जन्म 1666 में। हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 1666 में। ठीक है, 1666 में। और कहाँ हुआ था इनका जन्म गुरु गोविंद सिंह? हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं पटना साहिब में, पटना साहिब में। और ये कैम में ये 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जो हैं 10वें गुरु हैं। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? गुरु नानक हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं, जो कि प्रथम गुरु हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये अपने बिहार के हैं और ये 10वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु और अंतिम गुरु। तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ है? तो पटना साहिब में। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम बताइए। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं। इसके पहले वाले 9वें गुरु जो थे वो इनके पिता थे तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर। माता कौन थे? गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह के माता गुजरी देवी। ठीक है, तो 10वें गुरु और अंतिम गुरु याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये गुरु कब बने? 1666 में तो जन्म हुआ था इनका। गुरु कब बने? तो 1676 ईस्वी में। 1666 में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। गुरु कब बने? तो 1676 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह 1699 में। 1699 खालसा पंथ का स्थापना किए थे 1699 में। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, ठीक है, किसने बनवाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने। हाँ, तख्त श्री हरमिंदर जी और पटना साहिब का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह। कुल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु। कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें 3 गुरु का संबंध बिहार से है। 10 गुरु में 3 गुरु का संबंध बिहार से। तो गुरु नानक प्रथम गुरु जो हैं ये भी बिहार से संबंधित है। गुरु नानक और 9वां और 10वां, प्रथम 9वां और 10वां। 9वां थे गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो हो गया था कहाँ हुआ था? नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में। गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ? हाँ, 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र। और वहीं पे इनका क्या बन गया? समाधि स्थल। क्या बन गया? समाधि स्थल बन गया था। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बिहार का इतिहास इतना ही रखते हैं। एक पार्ट और इसका आएगा और ये बिहार का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा।